नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक भारत पे। आज हम आपको बताएंगे एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने मुगलों से जमकर लोहा लिया था। उनका नाम है बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोरावस्था में सत बनाने वाले बंदा अपनी ज़िंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे। ऐसे लोग कम देखने में आए हैं जो बहुत कम समय में बहुत धार्मिक ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए हों। यही है बंदा सिंह बहादुर, जिनकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बंदा सिंह बहादुर है। सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के सह संस्थापक हरिंदर सिंह लिखते हैं, 38 वर्ष के होते होते हम बंदा सिंह बहादुर के जीवन की दो पराकाष्ठाओं को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1760। यह महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुँचे, जहाँ 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपने तपस्वी जीवन शैल त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। जे.एस. गेरवाल अपनी किताब सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। गोपाल सिंह ने अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में इसका और वर्णन करते हुए लिखा है, गुरु ने बंदा बहादुर के 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। उनसे कहा गया कि वो सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करें और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्यु दंड दे। गुरु गोविंद सिंह ने इनको बंदा सिंह बहादुर को यह कार्य सौंपा था। बाद में गुरु भी उनके पास पहुंच जाएंगे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ वार किया। गुरु गोविंद सिंह कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं, घायल होने और अपने मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को सिखों की अस्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुँचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सेनापति और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खां को कहते बताया है कि
3 से 4 महीने के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5,000 घोड़े और 8,000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। जमींदारों के अत्याचार से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी। को घोड़े और धन उपलब्ध कराया। कई सालों में मनसबदारों ने अपने सैनिकों के वेतन नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग भी जीवन यापन की तलाश में थे, जिसने उन्हें बंदा बहादुर के साथ आने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की छवि उदारवादी जरूर बन गई, लेकिन वह चूंकि पंजाब और दिल्ली से दूर थे, इसलिए उनके अपने अफसर और आम लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगे। यह वह महल है जहां बंदा सिंह बहादुर 1713 से 1717 तक रहे। इस महल को देख लीजिए आप लोग गौर से। आगे बढ़ते हैं। लोगों के मन में बादशाह का जो डर था वो जाता रहा। नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, समाना पर हमला करने की वजह ये थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रह रहा था। समाना के पास सिद्धौरा के मनसबदार उस्मान खां ने गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती करने वाले एक मुस्लिम पीर को तंग किया था, इसलिए वहां कत्लेआम का आदेश दिया गया। बाद में खफी खां ने लिखा कि बंदा ने मुगल अफसरों को आदेश दिया कि वो अपना पद छोड़ दे। माफ़ करिएगा। समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई थे और ये उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला। हरीश ढिल्लो अपनी किताब फर्स्ट राज ऑफ द सिख द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बंदा सिंह बहादुर में लिखते हैं, बंदा की फौज में 35,000 लोग थे। इनमें 11,000 भाड़े के सैनिक थे। वजीर खां के पास अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए 15,000 सैनिक थे। कम संख्या में होते हुए भी वजीर खां की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थी और उनके आधे सैनिक घुड़सवार थे। सरहिंद का किला है यह, देखिए इसको, ये सरहिंद का किला है। यहाँ पे हमेशा सैनिक पहरेदारी करते हुए रहते थे। 22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमज़ोर तोप खाने की हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों की सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। हरीश ढिल्लो लिखते हैं, आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कटकर जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल गिर गया और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई। सरहिंद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब बंदा बहादुर की खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को बर्बाद किया। बंदा बहादुर के हमले से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर, दोआब में राहोन, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। नए सिक्के और सील जारी की गई। जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के दिलवाए और अपनी नई मोहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। वर्ष 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे। दक्षिण से लौटते हुए बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुके और उन्होंने सीधे लोहगढ़ की तरफ कूच किया।
मुगल फौज बंदा की सेना से कहीं बड़ी थी। बंदा को भेष बदल कर लोहगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एस.एम. लतीफ़ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं, बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब दिल्ली की बजाय लाहौर उनकी राजधानी होगी। लाहौर से उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब तक बंदा ने अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ में छिपा लिया था। जब एक कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दिया। लाहौर में सिखों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बंदा के साथी रात में रावी नदी में तैरते हुए लाहौर के बाहरी इलाकों में आते और मुगल प्रशासन को तंग करने के बाद सुबह होने से पहले तैरते हुए वापस चले जाते। लेकिन 1712 में बहादुर शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहांगीर के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फर्रुखसियर को मुगल ताज मिला। फर्रुखसियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद ने 1700 लुका छिपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को बंदा बहादुर को आजकल के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नांगल गांव में बने एक किले तक ढकेलने में सफलता मिल गई। वहां किले का इतना ज़बरदस्त घेरा लगाया गया कि उसके अंदर अनाज का दाना तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन किले के अंदर भूखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गधों और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह स्वयं को जीवित रखा। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, घास पत्ती और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना का 8 महीनों तक बहुत बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर 1715 में समद खां को बंदा बहादुर का किला भेदने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बहुत से साथियों को गुरदास नांगल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते समय रावी के किनारे कत्ल कर दिया गया। एस.एम. लतीफ़ ने लिखा है, सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश किया। उनके पीछे बंदी अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीरों में बांधकर गधों या ऊँटों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया था। समद खां ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने यह अनुमति नहीं दी। तब अगले दिन समद खां ने अपने बेटे जकरिया खां के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्लीवासी सड़कों पर उतर आए। जेवीएस में लिखते हैं, एक अंग्रेज ने जो फरवरी 1716 में दिल्ली में था, लिखा था कि उसने दिल्ली में घुसने वाले जुलूस को देखा था, जिसने करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्होंने दो दो करके बिना काठी वाले ऊँट पर बांधा गया, यानी 377 ऊँटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक एक हाथ गर्दन के पीछे और लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। उनके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सांकलों से बंधे थे। उनके बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। इन कैदियों को एक हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को उनके कत्लेआम शुरू हुआ। हर सुबह कोतवाल सरबराह खां इन कैदियों से कहता, तुम अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, हर सिख ने मुस्कुराते हुए
न में अपना सिर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिन तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। कोतवाल ने फ़र्रुखसियार को सलाह दी कि बंदा बहादुर को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल सरबराह खां गुजरता तो उन्हें अपनी माला के दाने गिनता हुआ पाता। को कुतुब मीनार के पास महरौली में बहादुर शाह की कब्र ले जाया गया। वहाँ उनको उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह का उनके सामने लाकर बैठाया गया। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर अजय सिंह ने के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकाल कर बंदा बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपनी ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े किए गए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिर में जल्लाद ने तलवार की एक वार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद शहीद भाइयों ने मराठों की मदद से फ़र्रुखसियार को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार कर उसकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का भी विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहाँ तक पहुँची कि दिल्ली के बादशाह अंग्रेज़ों के हाथों के कठपुतले बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमटा रह गया। काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर रंजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथ चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंदा बहादुर के सम्मान में कविता लिखी थी, वंदी वीर पंच नदीर तीरे वेनी पाकाई सिरे, देखते देखते गुरूर मंत्रे जगिया उठी चे सिख निर्मम निर्भीक। यह उनकी एक रविंद्रनाथ टैगोर की बंदा सिंह के सम्मान में लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने मित्रों को साझा ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।